दिक्कत नहीं। यस। राधे राधे टू राधे ऑल। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। सर प्लीज आप अनम्यूट कर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया सांख्य दर्शन के ऊपर और बाकी चीजों को समझने की कोशिश की। आज उसके ही कंटिन्यूएशन में थोड़ी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने कल सेशन अटेंड किया है तो इस पे डिस्कशन जो है बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन का जो एक पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि जब आप अपने जब आप अपने एलिमेंटल नेचर को समझते हैं तो उससे आपका स्वभाव बनता है, और स्वभाव से ही आपका धर्म, ठीक है, स्वधर्म जो है वो डिसाइड होता है। और अगर व्यक्ति अपने धर्म में नहीं है, अपने स्वभाव में नहीं जी रहा है, तो अपनी मूल प्रकृति से वो डेविएटेड है। और व्यक्ति अगर अपने मूल प्रकृति से डेविएटेड है तो वो पीड़ा में है। और अगर वो पीड़ा में है तो उसको जीवन में कभी भी गेन नहीं होगा, और अगर गेन नहीं होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। और अल्टीमेट जो गोल है मोक्ष का, मोक्ष बहुत दूर की बात है, हम पहले सक्सेस पे ही फोकस कर लेते हैं। ठीक। फिर क्या बात हुई? बात ये हुई कि अगर आप अपने एलिमेंटल नेचर को समझ पाते हैं, अपने प्रवृत्ति को समझ पाते हैं, तो आप अपने धर्म को जीना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने धर्म को जीना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? आपको गेन होता है। आपको जब गेन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सतव में जाते हैं। जब आप सतव में जाते हैं, बार 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 जब आप सतह में जाते हैं तो क्या होता है? आपका ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है, बर्थ के टाइम पे जो भी एक्स वाई जेड कॉम्पोजिशन आप लेके पैदा हुए थे, आपके संस्कार जो हैं वो बदलने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो हम लोगों ने बात किया था कि यहां पे देखिए आप हैं अभी, ठीक। अब यहां पे अगर आप हैं और अगर आपका एलिमेंटल नेचर अगर अलाइंग है आपके एलिमेंट से, तो फिर आप जो है सात्विक की मात्रा बढ़ती चले। तो मैंने क्या बताया था कि जो रजस है वो या तो आपको इधर लेके जाएगा या तो आपको इधर लेके जाएगा। गोल क्या है हमारा? हमारा रजस बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और कब बढ़ेगा? जो गेन है, जब वो गेन की घटना घटेगी। अगर गेन की घटना नहीं घटती है तो क्या होता है? आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? तमस में जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा तमस की बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा तमस की बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? आपका जो अहंकार, आपका जो ईगो है, ये भी बढ़ता चला जाएगा। आप हमेशा यहीं फंसे रह गए, यहां से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन अगर आप अपने एलिमेंटल नेचर को समझ पाते हैं तो क्या होता है? आप गेन में जाते हैं। जब व्यक्ति गेन में जाता है तो व्यक्ति सतव में जाता है। जब व्यक्ति सतव में जाता है तो उसका अहंकार मिट जाता है। उसका जो ईगो, ईगो पता क्यों होता है? ईगो हैपेंस बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन, कि सामने वाला सुखी है, मैं सुखी नहीं हूं। तो जब आप उस ईगो, अच्छा क्यों होगा ऐसा? आपको क्यों लगेगा कि आप खुश नहीं हैं? क्योंकि आप अगर शेर हैं और अगर आप हिरन की जिंदगी बिता रहे हैं तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर हिरन की जिंदगी बिता रहे हैं तो आप बाकी के हिरन से कंपैरिजन करेंगे। जो हिरन हिरन की जिंदगी जी रहा है वो बहुत अच्छा जीवन, उसके जैसा जीवन आप उसके जैसा हिरन बन ही नहीं सकते। तो जब नहीं बन सकते तो क्या होगा? हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। दैट इज योर ईगो,
कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, तो हमेशा इसी लेवल पे जो है आप ऑपरेट करते जाएंगे। आपकी बुद्धि जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। आपने क्या किया, इस संसार से आप बस एसोसिएटेड है, फिजिकल लेवल पे आप कोशिश किए जा रहे हैं, वर्सेस अगर आप सतह में जाते हैं तो आपका अहंकार मिट जाता है, आपकी बुद्धि प्रखर होती है, और फिर जो है आपका पुरुषा जो है, आपका पुरुष जो है वो रियलाइज्ड होता है। रियलाइज का मतलब क्या है, तब आपको समझ में आता है कि ये जितना सब कुछ मैं देख रहा हूं, जो मेरा जो एसोसिएशन है प्रकृति से, मेरा जो एसोसिएशन है प्रकृति से, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी मैं यहां कर रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपको वो रियलाइजेशन, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी भगवान गौतम बुद्ध की, तो जिस दिन उसको उनको वो रियलाइजेशन हुआ, तो सांख्य दर्शन क्या कहता है, सांख्य दर्शन ये कहता है कि वो डुअलिटी की बात करता है। उसका कहना है कि पुरुष ने क्या किया, अपने आप को प्रकृति के साथ एसोसिएट कर लिया। पुरुष जो है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना है, लेकिन पुरुष ने क्या किया, अपने आप को इस प्रकृति के साथ एसोसिएट करके पुरुष जो है पेन में है, पीड़ा में है। तो जब वो इस तरीके से जीवन व्यतीत करके, जब वो अपने अहंकार को डिसॉल्व करके अपनी बुद्धि को प्रखर करेगा, तो तब उसको ये क्लैरिटी मिलेगी कि मैं प्रकृति, जो मैं इस संसार से एसोसिएट कर रहा हूं इसका कोई मतलब ही नहीं है। तब क्या होगा, पुरुष फ्री हो जाएगा, और पुरुष को अपना जो सेल्फ, जो क्या कहते हैं अपना बल पता चलेगा, या पुरुष पूरी तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। ये प्रोसेस जो है, ये सांख्य दर्शन ने इस तरीके से इस प्रोसेस को बताया। ये बात हम लोगों ने कल की थी। इसमें मैंने सिर्फ एक चीज ये ऐड कर दी कि पुरुष ने अपने आप को प्रकृति के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि आपका जो ये मतलब आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया। जब आप अपने आप को प्रकृति से एसोसिएट कर लेते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो ये बहुत ही अपने आप को आपने लिमिटेड कर लिया। आप तो परम शिव हो, आपके अंदर महाशक्तियां हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को प्रकृति से एसोसिएट करके अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया। जब प्रकृति से आप एसोसिएट करेंगे तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे। जो शुद्ध चेतना, जो परम शिव है, जो पुरुष है, उससे आप दूर चले गए। ये मैंने आज ऐड किया इसमें कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि बाय दिस गेन, बाय गेटिंग इनटू सतव, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करिए, अपनी बुद्धि को समझिए, और उसके बाद ये जो आपका एसोसिएशन है उस एसोसिएशन से दूर हो जाइए। आप शुद्ध पुरुष हैं, आप उसमें जाके स्टैब्लिश हो जाइए। ये बात सब लोगों तक पहुंची? तो अब इसके आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रकृति इन सम टर्म माया, बिल्कुल सही बात है, आगे आने वाला है। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन आया था कि वाई डू वी नीड टू लर्न सांख्य दर्शन, क्यों सीखना चाहिए, क्या जरूरत है सांख्य दर्शन को सीखने की, क्यों ये जरूरी है, थोड़ी उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसको, उस डिस्कशन को करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है गीता में कहा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, आप सोच के, आप सब लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे कि क्या ये पॉसिबल है, एक किसी के लिए भी, सामान्य व्यक्ति छोड़ देते हैं, किसी के लिए भी क्या ये पॉसिबल है कि आप कर्म करेंगे तो आप उसके आउटकम से बिल्कुल डिसएसोसिएट हो जाएंगे? एकदम बिल्कुल क्लियर, मतलब ईमानदार आंसर दीजिए। कोशिश किया होगा, गीता में ये बार 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 कही जा रही है, कही जा रही है, तो आपने कोशिश किया होगा कि ऐसा किया, लेकिन हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल?
मैं अगर बैठ के कोई कर्म करूं, मैंने किसी ऑब्जेक्टिव से कोई काम शुरू किया, तो इज इट पॉसिबल फॉर एनीबडी, या आपने अपने जीवन में कभी ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे फल की चिंता नहीं करनी? नहीं, सारे लोगों ने नहीं लिखा है, किसी ने भी यस नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं हो पाता, राइट? तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि भगवान फिर इतनी बड़ी बात कह कैसे रहे हैं? और अगर भगवान ये बात कह रहे हैं तो क्या हम जो सामान्य मनुष्य है उनके लिए ये फिजिबल नहीं है क्या? अब यहाँ पे इसका उत्तर जो है सांख्य दर्शन देगा, और सांख्य दर्शन क्यों करना चाहिए या सांख्य दर्शन की समझ क्यों होनी चाहिए, उसका उत्तर भी फिर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? मतलब जितने लोगों ने भी फीडबैक दिया चैट बॉक्स में, सब लोगों ने बोला कि नो, बहुत अच्छी बात है और सही बात है, ये हो ही नहीं पाता है। तो कैसे इस चीज को कि हम कर्म करें और फर्ज की चिंता ना करें, वो कैसे पॉसिबल है? कैसे इस चीज को हम आइडेंटिफाई करें? भगवान कृष्ण ने कहा कि परफॉर्म योर एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। अब देखिए क्या हुआ ना, इसको हम लोगों ने गलत तरीके से डिकोड कर लिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गोल को या अपने आउटकम को अबैंडन कर दें। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके आउटकम से हम बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जितना भी हम कर्म करते हैं, आप अगर इस क्लास में आके बैठे हैं तो इस क्लास में बैठने का भी एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका। बिना ऑब्जेक्टिव के आप कभी भी कोई काम नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोने भी जाते हैं तो उसका भी फल क्या है कि मुझे आराम मिले, मैं रिलैक्स हो जाऊं, सुबह उठूं तो मैं बिल्कुल फ्रेश रहूं। ठीक है? तो दो एस्पेक्ट्स इसको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक एस्पेक्ट इसका क्या है कि जब भी आप कर्म करेंगे तो आपको उससे एक गेन होगा। जब गेन होगा तो आपको वो सतह में लेके जाएगा, सतह में लेके जाएगा तो आप फाइनल जो हमने अभी डिस्कशन किया वो घटना आपके जीवन में घटेगी। लेकिन लेकिन क्या ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो जाए कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें ही मुझे आनंद आने लगे? जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें ही मुझे मजा आने लगा, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ कर्मा जो मैं आनंद की अवस्था में जाने लगा, मैं सतव की अवस्था में जाने लगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो आउटकम अगर खराब आया तब भी चलेगा क्या? मान लीजिए आपने कोई एक एक्स वाई जेड आप काम कर रहे हैं और उस काम में आपको मजा आने लगा, बहुत आनंद आ गया, पूरे प्रोसेस में आपको बहुत आनंद आया, तो अगर उसका आउटकम थोड़ा खराब होगा तब भी चलेगा क्या? चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे? आउटकम खराब होगा ही नहीं, फिर सही बात है। ठीक। अच्छा, अब ये कैसे होगा जो मैं कह रहा हूं कि आपको काम करने में ही मजा आने लगा? तो वापस से हम उस पे अपने जाएंगे, प्रवृत्ति वाले टॉपिक पे जाते हैं और अपने स्वधर्म की बात करते हैं। तो अगर शेर शिकार कर रहा है, मान लीजिए शिकार नहीं भी कर पाया लेकिन उस प्रोसेस में गया, तो उसको वो, उसका वो नेचुरल नेचर है। तो जैसे अगर आप किसी प्रोसेस में जा रहे हैं और अगर आप अपने स्वधर्म को जी रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो क्या आप सतों में जाएंगे या नहीं जाएंगे?
क्या आप सतों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जैसे एक व्यक्ति है, ऑफिस जा रहा है, रोज काम कर रहा है, बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना था। अब रोज क्या कर रहा है? वो रोज जा रहा है, 8 घंटा 10 घंटा रोज पीड़ा में बिता रहा है। तो एक तो उसका जो जर्नी है 10 घंटे की, उसमें वो पेन में है। जो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उस, अच्छा अब मान लीजिए उस पेन में वो है, तो उसके पास अब ऑप्शन क्या है? कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सतह में जाना है। जब तक आप सतह में नहीं जाएंगे आपको आनंद नहीं आने वाला। अब उस 10 घंटे की पेन से अगर वो गुजरा है, तो उसको कहाँ, उसको सतह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसको सतह मिलेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। 10 घंटा उसने काम किया, उसके बॉस ने आके बोला कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें इतना इंक्रीमेंट मिलता है। तो उसका जो आउटकम आया, अब वो पूरी तरीके से सतह में जाने के लिए उस आउटकम पे डिपेंडेंट है। जो वो 10 घंटा काम कर रहा है, उस 10 घंटे में वो पूरी तरीके से पेन में है, पीड़ा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि पूरी दुनिया जो है आज के समय में वैसे ही चल रही है। तो अब कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मुझे गेन तो चाहिए ना, बिना गेन के मैं कैसे जीवन जीऊंगा? तो गेन कैसे मिलेगा? 10 घंटा मैंने काम किया, जो भी मुझे आउटकम मिला वही मेरा गेन है। और उसी से मैं अपने आप को संतुष्ट करूंगा कि भाई मुझे इतना मिला, चलो मुझे 1 लाख नहीं मिला, मुझे 25,000 ही मिला, लेकिन 25,000 मिला तो आप उस माइंडसेट में जाएंगे। वर्सेस अगर आप अपना धर्म जीना शुरू कर देते हैं, जब आप अपना धर्म जीना शुरू कर देते हैं, तो इस प्रोसेस में ही आपको मजा आने लगता है। जैसे मेरा एग्जांपल देते हैं, मैं क्लासेस ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्लास में आप कितने बच्चे आ रहे हैं, कितना एडमिशन हो रहा है, कितने लोग हाँ आए नहीं आए, वो फाइनल मतलब आउटकम है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस में मुझे मजा आ रहा है? जब मैं आपके साथ जो 2 घंटा स्पेंड कर रहा हूं, इस 2 घंटे में मैं क्या आपको खूबसूरत लग रहा हूं? क्या मैं आपको सुंदर लग रहा हूं? क्यों सुंदर लग रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी प्रवृत्ति को जी रहा हूं। जब मैं अपनी प्रवृत्ति को जी रहा हूं, तो मैं इस 2 घंटे में सतह में जा रहा हूं। अब आउटकम, फर्क आउटकम से मतलब ही नहीं है। मैंने क्लास मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, उसमें 50 बच्चा आए, 5 बच्चा आए, 20 बच्चा आए, उस आउटकम उस ऑब्जेक्टिव से मेरी खुशी नहीं जुड़ी हुई है। मैं इस प्रोसेस में ही सतह में चला गया। तो जब इस प्रोसेस से मैं सतह में चला गया, तो कर्म करो फल की चिंता मत करो, नेचुरली अचीव हो गया या नहीं हो गया? क्या मैं आज बाउंड हूं कि नहीं, 50 बच्चा नहीं आएगा तो मुझे, मैं सतह में नहीं जाऊंगा, मुझे वो गेन नहीं हुआ, मेरा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ? मेरा, अगर मैंने आपको क्लास में अच्छे से ये डिलीवर कर दिया, तो यही मुझे सतह में लेके जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। जो एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि जो फल, कि भाई 50 बच्चा इस क्लास में आ जाए, 100 बच्चा इस क्लास में आ जाए, 200 बच्चा इस क्लास में आ जाए, अगर उसमें 10 बच्चा ही आता है तब भी मुझे पीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं सतह में जा चुका हूं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये समझ में आया? क्यों सांख्य दर्शन पढ़ना है, ये समझ में आया? ताकि हम अपने एलिमेंटल नेचर को पहचान सकें और अपने एलिमेंटल नेचर के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो फिर आप हमेशा सतह में हैं, आप हमेशा सतह में हैं। अब फल बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फल मिलेगा तब मैं सतह में जाऊंगा, बचा ही नहीं। हो गया नेचुरल एकदम। भगवान ने कहा कर्म करो फल की चिंता मत करो, अब लग रहा है कि अचीव कर सकते हैं।
लग रहा है सबको एक बार चैट बॉक्स में कि अब लग रहा है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है जीवन में, वर्सेस कि हम काम कर रहे हैं और जबरदस्ती अपने आप को बार बार मैसेज दे रहे हैं। और जितनी बार आप ये मैसेज देते हैं कि नहीं नहीं मुझे आउटकम से फर्क नहीं पड़ता, उतनी बार आप झूठ बोल रहे हैं, उतनी बार आप आउटकम के बारे में सोच रहे हैं। भाई सोच रहे हैं तभी तो आप अपने दिमाग को समझा रहे हैं ना कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज वाई सांख्य दर्शन जरूरी है। और जिस दिन आप सांख्य दर्शन समझ गए, गीता अपने आप डिकोड कर लेंगे। जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो एबीसीडी अगर सीख लिया तो इंग्लिश का नॉवेल पढ़ सकते हैं, वैसे नॉवेल बन जाएगी गीता आपके लिए। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। तो अपने So Krishna wisdom points not towards passive detachment but towards धार्मिक अलाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम पैसिव डिटैचमेंट ना करें। हम जबरदस्ती जो है कि मुझे ऑब्जेक्टिव, मुझे कर्म के, मुझे फल से मतलब नहीं, फल नहीं। आप धार्मिक अलाइनमेंट हुआ कि नहीं, क्या आप अपने स्वधर्म में आए कि नहीं आए। True renunciation is not abandoning action but performing it without inner conflict, where the joy lies in doing rather than achieving। जैसे ही आप उस प्रोसेस में आएंगे, अब उस प्रोसेस में ही आपको जॉय मिलने लगा। अब अचीवमेंट सेकेंडरी हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो अचीवमेंट, मुझे 100 बच्चा चाहिए, ना मिलके मुझे 80 बच्चा भी मिलता है, तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म को जी रहा हूं, मैं अपने धर्म के हिसाब से अलाइन हो गया हूं। और इनर कॉन्फ्लिक्ट, और एक चीज ये भी समझिएगा कि जिस दिन आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर देंगे, अपने आप जो आपको 100 चाहिए वो 150 मिलने भी लगेगा। जिस दिन आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, आप एयर वाले हैं, आपने एयर का जीवन जीना शुरू कर दिया, आप हिरन है, आप हिरन की तरह बिहेव करने लगे, आप सुंदर हो गए। और जब आप सुंदर हो गए तो दुनिया आएगी देखने के लिए, दुनिया पैसे दे के देखेगी आपको। तो जो वो आप फल की चिंता वैसे भी खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं भी मिला फल जितना मिलना चाहिए, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सतह में आ गए, आप सतत प्रवाह की अवस्था में आ गए, आप आनंद में। आई होप कि बात सब लोगों तक पहुंची होगी। और एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है ना, एंड सच कर्मा born from swadharma leads first to success in the world and ultimately to moksha, freedom from the very cycle of karma itself। तो इसी को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप सफल नहीं है जीवन में, इसका मतलब है कि शेर होके आप हिरन का जीवन जी रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और जिस दिन आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया, सारी कहानी खत्म हो गई, फिर किसी चीज की जरूरत बचती ही नहीं। ठीक। ये बात सब लोगों तक पहुंची तो एक बार चैट बॉक्स में अपना यस लिखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बहुत आसान तरीके से हो रही है। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसका रिलेशन जो है ना, इसका रिलेशन हम लोग एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से थोड़ा इसको जोड़ते हैं, क्योंकि हम सारे लोग ऑकल्ट वाले हैं। तो कैसे ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, कैसे ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और देखिए कैसे जो ये चीजें हैं ये आपको आपके मूल प्रकृति में वापस लेके जा रही हैं, प्लस यही चीजें आपको गेन अचीव करने में भी मदद कर रही हैं। The purpose of astrology, numerology, and Vastu is to bring person to his मूल प्रकृति,
to his elemental nature, to his swadharma. And when person gets established in his mool prakriti, he becomes sukhi and gets into sata. जब आप अपने मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं, जब आप अपने मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं, तो जो ये वाली चीज है, ये स्वधर्म जो है, ये स्वधर्म अपने आप घटित होने लगता है। और जब आपका स्वधर्म घटित होने लगता है, तो गेन, और गेन से सतव, और सतव से फिर रियलाइजेशन ऑफ पुरुषा, ये घटना अपने आप घटने लगती है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या कहता है ना, ये हमें हमारी मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। भाई, इस डेट पे आप पैदा हुए, इस नक्षत्र में आप पैदा हुए, ये लग्न की आपकी कुंडली है, ये सारी चीजें आपके एलिमेंटल नेचर, जितने भी प्लैनेट हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर की राशि लग्न में, अगर 3 नंबर की राशि है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक, तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी जो है आपको रूल कर रहा है। हर प्लैनेट का एक फिजिकल नेचर होता है और एक एलिमेंटल नेचर होता है। बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल एंड एलिमेंटल नेचर, हर व्यक्ति का भी एक फिजिकल नेचर होता है, एक एलिमेंटल नेचर होता है। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक, यस और नो। चैट बॉक्स में फीडबैक देते रहेंगे, ताकि आप जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, बहुत मजा आने वाला है, बस सुनते जाइए एक एक करके। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, राइट। अब शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ, उनका साइकिक डेस्टिनी, अगर जो लोग न्यूमरोलॉजी से होंगे, शाहरुख खान की साइकिक साइकिक नंबर 2 है उनका, ठीक, 2 और 7 है। अच्छा, अब 2 नंबर वाला अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है क्या? बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। 2 नंबर वाला अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है क्या? लेकिन वो तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, दुबई से लेके यहाँ वहाँ सब उनकी प्रॉपर्टी और पता नहीं क्या क्या, उनकी खुद की कंपनी चल रही है, वो रेड चिलीज और जो भी है, ठीक। कहाँ से आया वो नेचर? अच्छा, कौन सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है फायर, एयर और वाटर में? फायर, सब लोग फायर कह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भले शाहरुख खान 2 और 7 नंबर वाले हो, लेकिन वो फायर एलिमेंट वाले हो? ऐसा हो सकता है। तो 2 और 7 ने क्या किया, उनका फिजिकल नेचर डिसाइड किया, ठीक है, कि आ, जैसे है ना रोमांटिक हीरो हैं और उस तरीके से, लेकिन वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्यों? उनका दिमाग वैसा चलता है, क्यों? क्योंकि वो फायर एलिमेंट वाले हैं। कभी आपने देखा है शाहरुख खान कहीं किसी से दब के रह रहे हैं, कभी किसी से पीछे रह रहे हैं? शांत स्वभाव है उनका, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ ट्रू लीडर, ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव। कहाँ से वो नेचर निकल के आया, कहाँ से वो मूल प्रकृति निकल के आई? तो उनके एलिमेंटल नेचर से निकल के आई। तो दैट इज वाई दैट इज वाई अगर हम सिर्फ फिजिकल नेचर पे बेस्ड हैं, तो हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो हमें एलिमेंटल नेचर, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपको सामने वाले का फिजिकल नेचर बताती है। इस राशि के हैं, इनका सन साइन ये है, इनका मून शाइन ये है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये फिजिकल नेचर का एस्पेक्ट हो गया। लेकिन क्या व्यक्ति फायर का है, एयर का है, वाटर का है, और कहाँ से मिल रहा है उसको? उसको वो मिल रहा है उसके संस्कार से। इन द बैकग्राउंड ही इज फायर। कहाँ से आया? तो वो उनका, और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं। 3 से 5% दुनिया में लोग जो है वो फायर एलिमेंट वाले होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है, वो क्या है? आप व्यक्ति को उसकी मूल प्रकृति में वापस लेके जाइए।
जब व्यक्ति को आप अपने उसके मूल प्रकृति में वापस लेके जाएंगे, वो व्यक्ति खूबसूरत हो जाएगा और अपने आप वो गेन में जाना शुरू हो जाएगा। कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करना है कि आप उसको उसके, क्योंकि वो अपनी मूल प्रकृति से डेविएट हो गया है, जिसकी वजह से वो पीड़ा में है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं है। द मोमेंट यू ब्रिंग दैट पर्सन इन टू हिज मूल प्रकृति, काम हो गया। ये एक चीज होगा। दूसरी चीज, वास्तु के बारे में अगर हम बात करें, तो वास्तु को बड़ा प्यार से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अलग तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। 5 एलिमेंट हमारे घर में होते हैं, पंच तत्व हमारे घर में होते हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर जो है वो रिसोर्सेस को डिनोट करता है। एयर जो है वो ग्रोथ को डिनोट करता है। फायर जो है वो एनर्जी या मनी, पैसा जो है, उसको डिनोट करता है। अर्थ आपके रेलेवेंस मतलब आइडेंटिटी को डिनोट करता है कि पहचान, मैं कौन हूं, मेरी पहचान बनी या नहीं बनी। और स्पेस जो है वो गेन को डिनोट करता है। ठीक है। हमारा जो ओवरऑल लाइफ है ना, हम देखिएगा ये पांचों एलिमेंट में हम घूमते रहते हैं। मतलब हमने क्या किया, कोई भी हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो ऑब्जेक्टिव है हमारे लाइफ का, कि हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक आउटकम चाहिए। हमें क्यों आउटकम चाहिए, ताकि हम गेन में जा सके। क्यों गेन में जा सके, गेन में जाएंगे तो सतह में जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हर बार, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपने एक प्रोसेस शुरू किया, उस प्रोसेस में गए, आप फेल हो गए, आप क्या करते हैं, फिर से उस प्रोसेस में जाते हैं। अब देखिए तीन दो चीजें हैं इसमें, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सतह, रजस और तमस। आप अगर तमस में बैठे हुए हैं तो आप किसी प्रोसेस में नहीं जाएंगे। जो है जैसा है सब बढ़िया है, चल रहा है, काम खत्म। प्रोसेस में जाने के लिए, लेकिन अगर आप तमस में हैं तो जरूरी नहीं कि आप सुखी होंगे। इनिशियली थोड़ा आपको आराम मिल सकता है, लेकिन अगर लंबा समय अगर तमस में बिताना हो तो वो कष्टदायी हो जाता है। तो अब क्या होगा, आपको गेन चाहिए, आपको क्या कहते हैं, आपको हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, सुखी होना है। तो आप क्या होते हैं, रजस में आते हैं। और रजस से आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस शुरू करते हैं, एक काम शुरू करते हैं कि भाई ये काम मैं करूंगा, ऐसे 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 करके मुझे इतना ऐसा आउटकम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कि आप रजस से सतह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आप भटकते रहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने जिस ऑब्जेक्टिव से काम शुरू किया, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या हुआ, फेलियर मिल गया। फेलियर मिला मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिला, मतलब आप तमस में चले जाते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में लगातार फेलियर्स आते चले जाए, तो वो व्यक्ति क्या होता है, परमानेंटली तमस में स्टैब्लिश हो जाता है। डिप्रेशन, इन चीजों का शिकार हो जाता है। अगर व्यक्ति ने एक प्रोसेस शुरू किया एक ऑब्जेक्टिव से, और उसमें अगर सक्सेसफुल हो गया, तो क्या होता है, वो सतह में जाता है। अच्छा, आप सतह में पहुंचे, आपको खुशी मिली, कुछ समय तक वो खुशी बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो डिसिपिएट। तो सतह में आप परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं। आप सतह में गए, फिर कुछ समय बाद आप वापस से नीचे। तो अब आपको फिर से सतह में जाना है, फिर से आपको सुख चाहिए, तो आप फिर एक और प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर वापस से आप सतह में। ये प्रक्रिया पूरे जीवन आपके चलती रहती है, चलती रहती है। कैसे करते हैं हम आप इसको, आप अपने जीवन में रिसोर्सेज जो दिए गए हैं आप उनको यूटिलाइज करते हैं। रिसोर्सेस यूज करके आपको ग्रोथ मिलता है, और अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलता है तो आपको एंजाइटी होती है।
जब भी आपके जीवन में एंजाइटी होगी, वो हमेशा आपके ग्रोथ से जुड़ी होगी। भविष्य में आप विचर रहे होंगे, ऐसा कर पाऊंगा, वैसा कर पाऊंगा। तो आपने रिसोर्सेस को यूज किया, उससे आपको ग्रोथ मिला। ग्रोथ के बाद आपको मनी मिली, आपको एनर्जी मिली, आपको पैसा मिला, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उससे आपका कैश फ्लो जनरेट हुआ। और इसके बाद आपको पहचान मिली कि ये व्यक्ति ये काम बहुत अच्छा करता है, ये व्यक्ति ये काम, समाज में आपका नाम हुआ, ये व्यक्ति ये काम बहुत अच्छा करता है। और यहां से फिर क्या होता है, आपको गेन मिलता है। और ये गेन क्या करता है, आपको सतह में लेके जाता है, एक के बाद फिर दोबारा। तो मतलब आपने क्या किया, अगर आपका गेन हो रहा है तो आपने एक प्रोसेस शुरू किया, आप सतह में गए, फिर आप वापस से प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर आप सतह में जाएंगे, फिर आप वापस से प्रोसेस शुरू करेंगे, आप सतह में जाएंगे। इस तरीके से जीवन चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। हमारे कल्चर में क्या हुआ, हमारे कल्चर में ये कहा गया कि अगर तुम सतह में जा रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट और लगाओगे तो पुरुष तक पहुंच जाओगे। बाकी के कल्चर में क्या है, दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग दिस। कभी वो सतह में जाएंगे, कभी वो तमस में जाएंगे, और एक समय के बाद चले जाएंगे। अब वास्तु में कैसे काम आता है ये, तो जब आप व्यक्ति को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक, आपने उसकी मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई कर लिया। मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के बाद, मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं, मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उस व्यक्ति का जो मूल प्रकृति है उसके हिसाब से चीजें उसके लिए डिजाइन कर दी। प्लस आप अब उसके घर में आते हैं, उसके घर में आके आपने देखा कि ये व्यक्ति अब कहाँ अटका हुआ है। क्या उसको रिसोर्स की दिक्कत है, क्या उसको ग्रोथ की दिक्कत है, क्या उसको एनर्जी, क्यों उस व्यक्ति को गेन नहीं मिल रहा है, क्यों उसका घर उसको गेन लेने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों। अच्छा, घर भी हमारा रजस, सतह और तमस में होता है। जब हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि घर सतह में होना चाहिए। जब घर सतह में होगा इसका मतलब क्या है, ये सतह आपके सतह को मजबूत करेगा, आपके सतह में जाने की प्रक्रिया को एक्सेलरेट करेगा। दो एस्पेक्ट से आपने घर को देख लिया। एक एस्पेक्ट आपने देखा कि क्यों उसके गेन में दिक्कत आ रही है, क्या उनको रिसोर्सेज की दिक्कत है, क्या उनको ग्रोथ की दिक्कत है, क्या उनको, काम तो कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या उनको कैश फ्लो की दिक्कत है। अच्छा, सब कर रहे हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है मार्केट में, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है मार्केट में। तो फिर क्या होता है, आप इसको फिक्स करते हैं और वास्तु के माध्यम से आप उसके घर को सतह में लेके आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से आपने व्यक्ति की मूल प्रकृति को आइडेंटिफाई किया और उसको बताया कि तुम इस मूल प्रकृति के हो, तुम्हें ये चीजें करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा ऐसा तुम सोचते होगे, तुम्हारा ये रिलेशन होगा पैसे को लेकर। और वास्तु के माध्यम से आप उस व्यक्ति के घर को आपने सतह में स्टैब्लिश कर दिया ताकि उसके सतह को सपोर्ट मिले, आपका जो नेचर है वो धीरे 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 सात्विक होता चला जाए। प्लस कहाँ पे अटके हो, जिसकी वजह से तुमको गेन नहीं मिल रहा है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया। ये रिलेशन है न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, सांख्य दर्शन के साथ। और ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, कैसे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे सांख्य दर्शन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसको आप अलग अलग करके कभी भी देखेंगे तो फिर आप जो भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सीलेंट सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। ये बात सबको समझ में आई। चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे।
बड़ा पिक्चर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत लिमिटेड थे अब तक आप लोग, कि बस न्यूमरोलॉजी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर लिया, बट वो बड़ा पिक्चर देख पा रहे हैं। जितना भी टेक्स्ट हमारे यहाँ लिखा गया, वो इसीलिए लिखा गया कि कैसे सुखी जीवन व्यतीत करते हुए तुम मोक्ष की तरफ जाओ। और चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो कोई हीलिंग मोडालिटी हो, जो भी हो, सारी चीजें वैसे ही काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं, इट्स रिलेशन विद श्रीमद् भागवत गीता। ठीक। सांख्य दर्शन जो है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। ठीक, भगवान ने उतनी बड़ी बात कह दी कि जो सांख्य दर्शन है वो मैंने ही दिया है। मतलब कपिल मुनि इतने श्रेष्ठ थे कि भगवान ने कहा कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। मतलब वो मेरे ही रूप थे जो इस धरती पे आए और उन्होंने सांख्य दर्शन का पूरा ज्ञान दिया। और फिर, अब सांख्य दर्शन डिफिकल्ट है समझना, तो भगवान जब त्रेता में धरती पे आए, त्रेता नहीं, द्वापर में धरती पे आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर गीता का ज्ञान दिया। सब कुछ समराइज कर दिया उन्होंने कि इस तरीके का अगर आपका लाइफ है, इस तरीके से आप, मतलब वो एक गाइड दे के चले गए कि दिस इज हाउ योर लाइफ शुड बी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा? देखिए, तीन रास्ते बताए भगवान ने। ठीक है, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग, कि इन तीनों रास्तों से जो है तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। और जब इस, कैसे समझेंगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए है? तो उसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हैं। कर्म योग मतलब फायर, ज्ञान योग मतलब एयर, और भक्ति योग मतलब वाटर। ठीक है, मतलब जो फायर वाला व्यक्ति होगा उसको 4 घंटा ही सोना पसंद होगा, उसको पैसे की बात बहुत पसंद होगी, उसको अचीव करना है, गोल अचीव करना है, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। ये सारे एस्पेक्ट से वो जीवन जीना शुरू करता है, उस सारे एस्पेक्ट से वो सोचना शुरू करता है। ठीक है। जो एयर वाला है, एयर वाले के लिए ग्रोथ, और ग्रोथ किसमें? एयर वाले के लिए ग्रोथ किसमें? तो नॉलेज में। आपने लास्ट स्लाइड में देखा था, मैंने बोला कि वाटर जो है वो रिसोर्स, फायर जो है वो मनी, और एयर जो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? कि नॉलेज में, सेल्फ डेवलपमेंट में, ही एज एन इंडिविजुअल कितना सीख लिया, कितना ग्रो कर गया। ग्रोथ को आप पैसे समझ जोड़िए। ठीक है। तो फायर वाला जो है उसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो, अगर जेब में उसके रहेगा 500 और वो 50,000 की बात करेगा, ये है फायर वाला। एयर वाला कैसा होगा पैसे को लेके? कितना आया, कितना गया, कुछ उसका हिसाब किताब ही रख नहीं पाते। समझ में ही नहीं आता है कि पैसा आया, खर्चा कहाँ हो गया। वाटर वाला कैसा होगा पैसे को लेकर? 500 रुपए हैं, 450 बचा लेंगे और 50 में काम कर लेंगे। ये वाटर वाला है। तो ये पैसे को लेके आपका रिलेशन जो, तो ज्ञान योग मतलब एयर, ग्रोथ, और भक्ति योग मतलब वाटर, मतलब रिसोर्सेस जो हैं, कि रिसोर्स का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन। कोई काम इनको आप कह दीजिए, वो काम कोई आप इनको गाइडेंस दे दीजिए, उस गाइडेंस को लेके वो उसको बहुत अच्छे से कर देंगे। ये वाटर वाले लोग हैं। उनके लिए भगवान को मानना
बड़ा आसान है। मंदिर चले गए, पूरी तरीके से समर्पित हो गए, लेकिन जो कर्म योग और ज्ञान, जो फायर और एयर वाला है, वो क्वेश्चन करेगा। वो भगवान की अस्तित्व को, भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करेगा। वो क्या करेगा? वो उसमें और बहुत सारे लॉजिकल चीजें लेके आएगा। भक्ति योग वाला, वाटर वाला क्या करेगा? वो आराम से भगवान को मान लेगा। इसीलिए उनको भक्ति योग का रास्ता बताया गया है कि तुम्हारे लिए भक्ति करना आसान है। जो कर्म योग वाला है, ज्ञान योग वाला है, वो भक्ति योग से कभी जीवन में आगे नहीं जाता। जो कर्म योग वाला है, फायर, मनी, पैसा चाहिए, पैसे को लेके वो सोचता रहेगा, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ बनाना है मुझे, बिजनेस स्टैब्लिश करना है, ये खड़ा करना है, वो खड़ा करना है। यहां से वो व्यक्ति सतों में जाना है। एयर वाला ज्ञान, क्या खोज के निकाल दूं, क्या ढूंढ के निकाल दूं, ये सीख गया कि नहीं, वो सीख गया कि नहीं, तो फिर वो एयर वाला। और भक्ति योग, आप मुझे कोई काम दे दो, मैं रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया रिसोर्स मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे मैनेजर हैं वो। क्या हो गया? वाटर एलिमेंट। तो आप अपने एलिमेंट को पहचानते हुए आप किसी एक रास्ते को चूज कर सकते हो। और जिस रास्ते को आप चूज करोगे, अगर वो आपकी मूल प्रकृति से अलाइन कर गई, तो फिर आप अपने स्वधर्म को जीना शुरू कर दोगे। फिर गेन और मोक्ष की घटना घट जाएगी, सतों में जाने की घटना घट जाएगी। ये बात सब तक पहुंची, आप लोगों तक पहुंची, समझ में आया या नहीं आया? ये तीन रास्ते, ये तीन एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और इनका आपस में ये कोरिलेशन है। इसीलिए इसका रिलेशन सांख्य दर्शन से है। जब भगवान तीन रास्ते बताते हैं, जब भगवान तीन रास्ते बताते हैं, तो वो इस तरीके से बताते हैं। ठीक। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सांख्य दर्शन की बात कर ली, ठीक है। अपने एलिमेंटल नेचर को भी समझ लिया। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन फिर कर्मा का क्या? जो हमारे, जैसे मैंने कहा ना कि जो आपका संस्कार है, उसके हिसाब से ओवरऑल सब कुछ डिसाइड होता है। तो उसमें फिर कर्मा को कैसे हम जो है लेके चले? तो थोड़ा आप लोग अपना फीडबैक दीजिए 1-2 मिनट तक, कि अब मन में ही आना चाहिए कि अगर मैंने अपना एलिमेंटल नेचर, सब कुछ में जो संस्कार है, मेरे संस्कार के हिसाब से मैं समझ गया कि मेरा ये एलिमेंटल नेचर है, लेकिन जो कर्मा है, उस कर्मा के हिसाब से कैसे फिर चीजें डिफाइन होंगी। मैंने अगर पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हैं, तो फिर वो कैसे, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, और उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे। वो भी तो भाई, हमें तो कहा गया है, जब तक सारा लेखा जोखा, हिसाब किताब क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप गेन में जाइए, गेन में जाइए, आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, इवेंचुअली आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो कैसे उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं आता है तो नो भी लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, या इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो नो लिखेंगे, ताकि फिर मैं उसको, मुझे समझ में आए कि कितने लोग किस कैटेगरी में बैठे हुए हैं। नो नो, ठीक है, बहुत सारे लोग। चलिए। तो तीन तरीके के कर्मा होते हैं, ठीक। एक संचित, प्रारब्ध और क्रियामा। संचित क्या है? ओवरऑल आपका जो बैंक बैलेंस है कर्मा का, टोटल कर्मा जो है आपने अपना लिया,
वो हर लाइफ में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। उसमें से जब आप पैदा हो रहे हैं तो कुछ कर्मा जो है आपको इस जन्म में बैलेंस करना है, तो उसको हम प्रारब्ध कर्मा करते हैं। कि भाई इस धरती पे जब आप पैदा हुए तो इतना कर्म जो है आपको बैलेंस करना है, उसके लिए आपका ये जन्म हुआ है। तो वो प्रारब्ध कर्मा हो गया। हाँ, प्रारब्ध कर्मा हो गया। और अब इस जन्म में आप कुछ और भी काम करेंगे, उल्टा पुल्टा सीधा जो भी है, तो वो आपका क्रियामान कर्मा है, जो जाके आपके संचित में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लगातार बना ही रहेगा। अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। राइट? कि ठीक है, चलो एलिमेंटल नेचर समझ लिया, सब हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये एक तो प्रारब्ध, अच्छा अगर प्रारब्ध लेके मैं आ ही गया हूं, तो फिर मैं अपने एलिमेंटल नेचर में जाऊं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी करूं, वास्तु करूं, फायदा क्या है मुझे? अब इसको क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब चलते हैं। अगर फर्स्ट डे है तो आप, एक वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, उसको आप देखेंगे और फिर उसको दोबारा देख लीजिएगा, कैसे डाला जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना? इसको अब यहीं छोड़ देते हैं। ये कर्मा को छोड़ दीजिए। इसको कहाँ से यूटिलाइज करना है अभी आगे आएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। उसमें हम लोग कर्मा को भी लेके आ गए कि भाई कर्म का ये एस्पेक्ट है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। हम उसको भी समझ गए। अब ये समस्या है हमारे सामने, एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि चलो मैंने अपना नेचर सही कर लिया, सब कुछ सही कर लिया, एलिमेंटल नेचर सही है, लेकिन कर्म का क्या? ठीक है, कर्म गति तारे ना टरे, सुना होगा हम लोगों ने। अब आते हैं शिव साइविज्म और शिव सूत्र की तरफ। ठीक है, द्वैत अद्वैत ये फिलॉसफी हम लोगों ने पढ़ी। तो द्वैत का मतलब क्या है और अद्वैत का मतलब क्या है? तो अद्वैत में क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले द्वैत को देख लेते हैं। द्वैत में हम लोगों ने पढ़ा भाई पुरुष और प्रकृति हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली पुरुष ने क्या किया, अपने आप को प्रकृति के साथ एसोसिएट कर लिया है। जैसे जैसे वो अपने नेचर में, ट्रू नेचर में आता जाएगा, वो सतह में जाएगा, उसका अहंकार खत्म होगा। अहंकार खत्म होगा, उसकी बुद्धि विकसित होगी। तो पुरुष को रियलाइज होगा कि मैं प्योर हूं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। वो अपने आप को प्रकृति से डिसएसोसिएट कर लेगा और मोक्ष मिल जाएगा। ये हो गया द्वैत की बात, ये हो गया सांख्य दर्शन की बात। अद्वैत में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि भैया ये जो दुनिया है ये माया है। ये दुनिया माया है, इसका ये इल्यूजन है। इल्यूजन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तुम क्यों इसको अपने साथ एसोसिएट कर रहे हो? तुम पूर्ण ब्रह्मा हो, तुम परम परमेश्वर हो, तुम तुम ऑलरेडी हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मतलब एक तरह से सांख्य ने भी बोला कि ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सांख्य ने फिर भी रास्ता बताया कि दुनिया को यूज करके वहां पहुंचने की कोशिश करो। अद्वैत क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है कि भैया नहीं, ये दुनिया बेकार है। इस दुनिया के चक्कर में अगर तुम पड़े रहोगे तो फिर तुम अपना जो तुम्हारा ट्रू नेचर है उस पर तुमने कवर डाल दिया और तुम नहीं जा पाओ। अब क्या हुआ, थोड़ा हम और आगे बढ़े तो कलयुग में, मैंने बताया आपको कल, कश्मीर में जो है एक नया पंथ जो है शुरू हुआ, सैविज्म, जो भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, और भगवान शिव को मानते थे और इसको ना प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते हैं। ठीक है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, इसका मतलब क्या है? प्रत्यभिज्ञा का मतलब है पहचान या पुनः पहचान। मैं वही हूं जो मैं सदा से था, शुद्ध चेतना शिव। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो शैविज्म वाले लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि सब कुछ शिव से निकला हुआ है। सब कुछ शिव से निकला हुआ है, और अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे शिव में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन कौन से हैं? शिव सूत्र है, स्पंद कारिका है, विज्ञान भैरव तंत्र, ये कुछ कुछ। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र आप देखेंगे, इसमें मेडिटेशन की 112 विधियां हैं।
भगवान शिव ने ये दिया, भगवान शिव ने ये बताया है। दुनिया में कोई किसी भी तरीके का मेडिटेशन करता है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकला हुआ है, इसके बियॉन्ड कहीं कुछ भी नहीं। ठीक है। इसमें जो एक सबसे जो खूबसूरत चीज है ना, और जो डिफरेंस है, देखिए अब कैसा ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। समझने की कोशिश करिएगा इसको, कि द्वैत क्या कहता है, द्वैत भी कहता है कि प्रकृति से पुरुष जो है डिसएसोसिएट हो जाए, तभी वो अपना ट्रू नेचर समझ पाएगा। अद्वैत क्या कहता है, अच्छा जब डिसएसोसिएट की बात करते हैं तो मतलब क्या, कि इस दुनिया को छोड़ो, इस दुनिया में अगर बने रहोगे तो नहीं तुमको मोक्ष मिलेगा। अद्वैत क्या कहता है कि एक ही ट्रू सत्ता है, एक ही ट्रू चेतना है, जो है सब वही है, बाकी सब इल्यूजन है। अब आते हैं शैविज्म की तरफ। शैविज्म क्या कहता है, शैविज्म अद्वैत को भी मान रहा है, द्वैत को भी मान रहा है। मतलब शैविज्म ये कहता है कि यस, एक ही ट्रू सत्ता है। वो कौन है, वो है शिव। हम सब लोग शिव से ही निकले हैं, हमें शिव में ही वापस जाना है। लेकिन शैविज्म ये नहीं कहता है कि ये दुनिया खराब है। शैविज्म ये कहता है कि ये दुनिया शिव और शक्ति के इंटरैक्शन से बनी है, ये बहुत खूबसूरत है। और जब इस दुनिया को आप पूरी तरीके से जीते हैं तो शक्ति को शिव से मिलने का मौका मिलता है। देखिए डिफरेंस क्या है, द्वैत में वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं। यहां पे शैविज्म क्या कहता है कि शिव और शक्ति एक ही हैं, और जब तक ये एक दूसरे से मिल नहीं जाएंगे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इतना बात सबको समझ में आया? तो इसमें अभी अभी और ऐड करने वाला हूं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा समझ में आया, द्वैत अद्वैत और शिव शैविज्म। जो हम लोग का अप्रोच होगा, हम लोग का अप्रोच शिव शैविज्म वाला होगा। हम महादेव को, हम शिव को सबसे हाईएस्ट वो मानेंगे। हम द्वैत को भी लेके चलेंगे, अद्वैत को भी लेके चलेंगे। ये इसकी खूबसूरती है जो शिव शैविज्म की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आगे आते हैं। ठीक है, भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम उसमें कर्मा वाले उस पर वापस जाएंगे। ठीक है। तो क्या हुआ ना, कि जैसे हम आगे बढ़े तो शिव सूत्र और शिव शैविज्म में थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे सांख्य में पुरुष से प्रकृति बनी और उस तरीके से सारा क्रिएशन हुआ। अद्वैत कहता है कि भाई जो पूर्ण ब्रह्मा है उनसे सब कुछ निकला हुआ, लेकिन ये माया है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। सैविज्म ने क्या किया, दोनों चीजों को लिया, कंबाइन करके एक फाइनल आउटकम दिया आपको। और यहां पे 36 एलिमेंट्स बने। सांख्य में 25 एलिमेंट बने थे, यहां पे 36 एलिमेंट्स बने। और जो ये 36 एलिमेंट कैसे बने, तो सबसे पहले शून्य थे, शून्य था, शिव थे। ठीक है, परम शिव थे। उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम, मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। जब ये इच्छा पैदा हुई तो एक नाद जनरेट हुआ, एक स्पंदन क्रिएट हुआ, एक वाइब्रेशन, जिसको हम लोग ओम की ध्वनि कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में जो है वो स्पंदन फैल गया। तो क्या हुआ, शिव ने एक पेरी फेरी बना दी कि यहाँ पे क्रिएशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब ऐसा हुआ, जब वो स्पंदन हुआ, नाद हुआ, तो शिव और शक्ति अलग अलग हो गए। जब तक शिव और शक्ति एक थे तब तक शून्य की अवस्था थी। ठीक है, शिव और शक्ति एक है, शून्य की अवस्था है। जैसे ही वो अलग अलग हो गए, अब क्या हुआ, उनको एक होना है। उनको एक होना है तो आपस में वो इंटरैक्शन करने लगे। जब वो इंटरैक्शन करने लगे तो पूरी जो सृष्टि बनी, वो पूरी की पूरी सृष्टि जो है इसी इंटरैक्शन से बनी। ठीक है, आप बने, हम बने, पेड़ बने, पहाड़ बने, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, सब उसी इंटरैक्शन से बना। और उसी इंटरैक्शन में, उसी क्रिएशन में फिर ओवरऑल 36 एलिमेंट बने।
शुरू के 5 के प्योर तत्व बने। ये जो 5 प्योर एलिमेंट है ये शिव से निकले हुए, इसलिए प्योर है। उसके बाद जो प्योर इम्प्योर आप देख रहे हैं, इसमें शिव और शक्ति की मात्रा है बराबर। तुम जैसे माया बनी, फिर काल बना, विद्या राग कला और नियति बनी, ठीक है। अब देखिए यहां पे पुरुष भी बना, पुरुष भी बना। फिर उसके बाद इम्प्योर एलिमेंट, इसमें शिव की मात्रा बहुत कम हो गई, शक्ति की या प्रकृति की मात्रा ज्यादा हो गई, तो प्रकृति बना। अब यहां से अगर आप नोटिस करेंगे ना, कि जो पुरुष और प्रकृति का जब निर्माण होता है, तो बाकी के जितने भी इवोल्यूट्स हैं वो एग्जैक्टली सांख्य दर्शन वाले हैं। मतलब हम लोग क्या अप्रोच लेके चलने वाले हैं, हम लोग 36 एलिमेंट को लेके चलेंगे। उस 36 एलिमेंट में जहां पुरुष और प्रकृति के पहले के जो एलिमेंट हैं हम उनको लेंगे। पुरुष और प्रकृति का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल हो गया। तो फिर वहां से हम क्या करेंगे, जो हमने सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के आगे का पढ़ा हुआ है वो वहां पे जाके फिट कर देंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि 36 एलिमेंट में जो है हम लोगों ने क्या किया, पुरुष और प्रकृति के ऊपर वाला सारा ले लिया और पुरुष और प्रकृति से पूरा सांख्य दर्शन का हमने फिट कर दिया। तो जो ये ऊपर के सारे एलिमेंट हैं ये अद्वैत को डिनोट कर रहे हैं, जो नीचे के सारे एलिमेंट हैं वो द्वैत को डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को यहां मैं बनाऊं, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं तो जो शिव है वो आपके आज्ञा चक्रा पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं। जो शक्ति हैं, ठीक है, इसको आप प्रकृति भी कह सकते हैं, ये आपके मूलाधार चक्रा पे एस्टैब्लिश, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कर्मा वाली बात हमने की थी वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे सर के पीछे, जहाँ पे एक लोकेशन है ओवर हियर, अगर आप प्रेस करेंगे अपने सर के पीछे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा जैसा, जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उसके जस्ट ऊपर आपको हल्का सा गड्ढा जैसा मिलेगा। ये जो है इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। यहां से जो है आपकी महाशक्ति, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिव और शक्ति, तो ये शिव जो है वो आपके आज्ञा चक्रा पे स्टैब्लिश हो गए। जो ये शक्ति है वो आपके मिडुला ऑब्लंगाटा पे स्टैब्लिश हो गई। जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति आपके मूलाधार पे स्टैब्लिश हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि पुरुष कहाँ पे है, पुरुष कहाँ पे है, पुरुष कहाँ पे है, पुरुष कहाँ पे है, बताइए बताइए चैट बॉक्स। आज्ञा चक्रा, बिल्कुल सही बात है। पुरुष जो है वो आज्ञा चक्रा पे है। क्यों पुरुष आज्ञा चक्रा पे है, क्योंकि जो शिव है यहाँ पे वो कंडीशनड है। जो कंडीशनड शिव है वही तो पुरुष है। हमें करना क्या है, हमें करना है कि ये जो कंडीशनड शिव है वो पूरी तरीके से कंडीशन फ्री हो जाए, तो ये पुरुषा खत्म होके सिर्फ शिव बचेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ वो होगा। गलती बना दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, और एक नाड़ी यहां से बीच से जाती है।
जब आप पैदा होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सब क्लियर हो जाएगा एकदम, मतलब ऐसे आंख खुल जाएगी अच्छी तरीके से। जब आप पैदा होते हैं, जो आपका संचित कर्मा है वो आपके एनर्जी स्पाइन में, संस्कार किसका पार्ट है? संस्कार आत्मा का पार्ट है। और संचित कर्मा किसका पार्ट है? आपके एनर्जी बॉडी का, आपके एनर्जी स्पाइन का पार्ट है। तो सारा का सारा संचित कर्मा आपके एनर्जी स्पाइन में आ जाता है। अच्छा, क्या होता है इन जनरल जब आप इनहेल करते हैं? तो महाशक्ति जो शक्ति है ये यहाँ से आपके एनर्जी स्पाइन से नीचे जाती हैं, यहाँ से शक्ति या प्रकृति को उठा के ऊपर लेके जाती हैं और शिव से उनका मिलन होता है। जब शिव से उनका मिलन होता है, जितना अच्छा इनका इंटरेक्शन उतनी अच्छी आपकी लाइफ। अच्छा, इस मिलन को रोक कौन रहा है? ये जो कर्मा आपका एक्यूमुलेट हो रखा है, देखिए अभी कैसा होता है, इड़ा और पिंगला से कर्मा जो है फ्लो कर रहा है, और संचित कर्मा कहाँ पड़ा हुआ है? सुषुम्ना में पड़ा हुआ है। जब हम एनर्जी लेवल पे अपने आप को रेज करते हैं, जब हम एनर्जी लेवल पे अपने आप को रेज करते हैं, तो क्या होता है, जिस दिन मेरी सुषुम्ना फ्री हो गई उस दिन मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कैसे होगा? तो अब, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, माया कहाँ पे होगी? माया कहाँ पे स्टैब्लिश होगी? माया जो है हमारे हार्ट चक्रा पे होगी। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि हार्ट चक्रा है, तो यहाँ पे माया है। अब क्या होता है, देखिए आपकी टोटल 7 आपके शरीर में चक्रास है। ठीक है, 7 चक्रास में क्या होता है कि हार्ट से नीचे 3 चक्रा है, हार्ट सेंटर है, फिर उसके ऊपर विशुद्धि और आज्ञा चक्रा और सहस्रार चक्र। तो जो हार्ट सेंटर है उसके नीचे जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, और ये जो हार्ट सेंटर है उसके ऊपर जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हार्ट पे क्या है? तो माया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस माया के बियॉन्ड जाएंगे, तभी जो है हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। प्लस, कब मिलेगा मोक्ष? जिस दिन शिव और शक्ति परमानेंटली मिल गए। शिव कहाँ है? यहाँ पे है। शक्ति कहाँ है? मेरे मूलाधार पे बैठी हैं। तो उनको मिलने से कौन रोक रहा है? समझने की कोशिश करिएगा, उनको मिलने से कौन रोक रहा है? नंबर 1 माया, नंबर 2 जो आपका संचित कर्मा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर रखा है, इसने ब्लॉक कर रखा है। अभी मिल रही है, शिव और शक्ति मिल रहे हैं, लेकिन किससे मिल रहे हैं? इड़ा और पिंगला से मिल रहे हैं। इड़ा और पिंगला मतलब क्या? डुअलिटी। तो जब भी आप इनहेल करते हैं, यहां से महाशक्ति नीचे जाती हैं, वहां से शक्ति को उठा के शिव के पास लेके आती हैं। तो ये क्या हुआ, डुअलिटी में वो मिल रही हैं। कब मिलेगा मोक्ष? जिस दिन ये डुअलिटी खत्म होके ऊर्जा उठी और सीधे सुषुम्ना से यहां पहुंच गई। तो क्या दो चीजों ने रोक रखा है? एक माया, ठीक है, और एक संचित कर्मा। माया से कैसे पार पाएंगे? अच्छा, माया को रूल कौन करता है? हु इज द रूलर ऑफ माया? हु इज द रूलर ऑफ माया? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक।
तो अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब यार देखिए, आपने ये प्रॉब्लम समझ लिया कि ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया प्रॉब्लम। अब हम आते हैं एक और कंसेप्ट, लाइफ इन अ टू सर्कल। शिव की पेरीफेरी और विष्णु की पेरीफेरी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने क्या कहा कि शिव यहां है, शक्ति यहां है। लिख देता हूं थोड़ा इसको तो समझ में अच्छे से आएगा। और शक्ति यहां है, इस तरीके से जो है। फिर मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि जो ये है हार्ट चक्रा मेरा, ये भगवान विष्णु। ठीक है, तो अपने जीवन को दो पेरीफेरी में आप देखिए। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि यहां से आपकी सुषुम्ना भी चली गई। जब तक आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या है, फिजिकल लेवल है। ठीक, और जब इस लेवल से ऊपर जाके ऑपरेट करेंगे आप, तो ये स्पिरिचुअल लेवल है। ठीक है, तो अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है और मुझे मोक्ष पाना है, तो मुझे माया के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। माया के बियॉन्ड का मतलब क्या है कि जो ग्रीड है और जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। और जो प्रारब्ध कर्मा है आपका, वो इसी पेरीफेरी पे काम करता है। इस पेरीफेरी पे जिस दिन आप चले गए, आपका प्रारब्ध कर्मा काम नहीं करता है। वो क्यों, वो बात की बात है। तो इसका मतलब ये है कि विष्णु की पेरीफेरी को मैं कैसे सक्सेसफुल लीड करूं, कैसे मैं बियॉन्ड माया के चले चला जाऊं। माया में मैं कब फंसा रहता हूं, जब मैं अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड से आइडेंटिफाई करता हूं। मैं, मेरे पास कम है, मेरे पास इतना है। क्या है वो, ईगो। तो अगर मैं ईगो के बियॉन्ड जाऊं, तो फिर मैं विष्णु की पेरीफेरी जो है उसके बियॉन्ड चला जाऊंगा। क्यों भगवान कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने क्या बोला कि मुझ तक पहुंचो। क्यों, कि जब तक तुम इस माया के पेरीफेरी के पार नहीं जाओगे, तब तक ना तो तुम सुपर सक्सेसफुल या सक्सेसफुल बनोगे, और ना ही नेक्स्ट लेवल की घटना घटेगी। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्कशन हम लोगों ने एलिमेंटल नेचर का, जो डिस्कशन हम लोगों ने सतव अचीव करने का किया है, अगर उस डिस्कशन को हम लेके उसको अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट किया, तो क्या हम लोग विष्णु की पेरीफेरी या माया से बाहर निकल पाएंगे? यस और नो, चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने अपने एलिमेंटल नेचर के हिसाब से ऑपरेट करना शुरू किया। आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को बिल्ड करने लगे, आप सतह में जाने लगे। अभी भी आप प्रारब्ध कर्मा के अधीन हैं। मतलब जब तक आप विष्णु की पेरीफेरी में हैं, ये जो प्रारब्ध कर्मा है, जीवन में डिफिकल्टी, जीवन में परेशानी, ये वो लेके आता रहेगा। वो लेके आता रहेगा। लेकिन लेकिन वो कर्मा कहाँ पे एक्यूमुलेटेड है? वो आपके एनर्जी स्पाइन में एक्यूमुलेटेड है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि वो कर्मा बर्न होना शुरू हो जाए, जो मेरा संचित है, जो संचित है, अगर उसको ही मैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू करूं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं अपने संचित को
धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू करूं तो वो प्रारब्ध को भी खत्म करेगा। और जब प्रारब्ध को खत्म करेगा तो अब जो मुझे लाइफ डिफिकल्ट होनी थी वो भी नहीं होगी, प्लस जो मेरे सुषुम्ना से एनर्जी फ्लो करनी थी वो भी करेगी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मेरा संचित कर्मा मेरे स्पाइन में है, अगर मैं उनको बर्न करना शुरू करूं, अगर मैं उनको बर्न करना शुरू करूं तो क्या होगा? जो मेरा ओवरऑल संचित कर्मा है और प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध भी संचित का ही पार्ट है, तो मेरा संचित कर्मा बर्न होना शुरू होगा। कई जन्मों के कर्म जो है मैं बर्न करता चला जाऊंगा। और जब करूंगा तो प्रारब्ध भी खत्म होगा, तो ये जीवन भी अच्छा होगा और सफलताएं मिलेंगी और मैं सतह में जाऊंगा। प्लस नेक्स्ट लाइफ टाइम में जब मैं आऊंगा तो मेरे संचित का ओवरऑल जो बैलेंस है वो बहुत कम हो गया। हो सकता है उसी समय संचित सारा खत्म कर दिया मैंने, ऊर्जा सुषुम्ना से होते हुए ऑल द वे टू शक्ति जो है शिव तक पहुंच गई, अब परमानेंटली उनसे मिल गई। जिस दिन परमानेंटली मिल जाएंगी, कैवल्य की अवस्था, आनंदमय की अवस्था, एकदम से जो आपको वो एनर्जी, आपकी जो फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी अलग अलग हो जाती है, थोड़ी सी उसमें शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट हो गया ना, तो अब यहां से इनको नीचे जाने का रास्ता ही खत्म हो, अब वो परमानेंटली वहां स्टैब्लिश होगा। कैसे होगा वो? कैसे होगा वो? तो जब आप इनहेल करते हैं तो ऊर्जा मूलाधार से शक्ति उठ के यहां जाती है। जब शक्ति फ्लो कर रही है मतलब एनर्जी फ्लो कर रही है, वो एनर्जी की इंटेंसिटी अगर बढ़ती चली गई तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इस इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा? आपका प्रारब्ध, आपका संचित, ये जितना भी कर्मा है वो क्या होगा? बर्न होना शुरू हो जाएगा। जितनी इंटेंसिटी से ये फ्लो करेगा उतनी इंटेंसिटी से धीरे 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 बर्न होना शुरू हो जाएगा। और जो मैं कहता हूं यूनियन ऑफ शिव शक्ति, वो परमानेंट यूनियन की तरफ आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप परमानेंट यूनियन की तरफ नहीं बढ़ रहे तब तक जो है वो, अगर टेम्पररी यूनियन भी हो रहा है तो वो भी बहुत देर तक, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस कम होता चला जाता है। और जितना अच्छा इंटरेक्शन उतनी अच्छी आपकी लाइफ, आपको फिजिकल लाइफ में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलना शुरू हो जाता है। और जितना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतना बड़ा मैग्नेटिज्म, उतना बड़ा ऑरा आपका बनता चला जाएगा। इवेंचुअली आप अपने संचित कर्मा को बर्न करेंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो विष्णु की पेरीफेरी, हमें अपने एलिमेंटल नेचर को पहचानना है ताकि हम सतह में जा सके। और शिव की पेरीफेरी मतलब जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हम करते हैं, शिव शक्ति मेडिटेशन करते हैं, उसके माध्यम से, प्लस इस अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करें कि जब इनहेल करते हैं ऊर्जा ऊपर जाती है। क्या अब आप ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य बदला जा सकता है? अगर आप सिर्फ इस पेरीफेरी में ऑपरेट कर रहे हैं तब भाग्य नहीं बदलेगा। आप अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से अपने भाग्य को परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो प्रारब्ध तो आपको रिजल्ट देके ही जाएगा। यस, थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अगर परमानेंट, परमानेंट अगर जब शिव की शरण में चले गए तो ये जो प्रकृति के सारे नियम हैं वो सारे नियम टूट जाते हैं। जो प्रकृति के नियम हैं वो विष्णु की पेरीफेरी है। जब आप शिव की शरण में चले गए तो अब कोई नियम नहीं बचा। जब आप प्रकृति की शरण में हैं, जब आप फिजिकल वर्ल्ड में हैं, विष्णु की पेरीफेरी में हैं, तो विष्णु भी इन्हीं नियमों से बंधे हुए हैं। आपके लिए वो कोई एक्सेप्शन नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप शिव की शरण में चले गए, ये सारा जो ये वर्ल्ड है, इसका जो भी नियम है वहां एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लाइफ को इस तरीके से लीड करना है, लाइफ इन टू सर्कल। शिव सैविज्म को समझते हुए हम सांख्य को भी लेके जा रहे हैं, हम अद्वैत को भी लेके जा रहे हैं। और अल्टीमेटली हमने अद्वैत को बोला वो भी सही है, हमने द्वैत को बोला वो भी सही है, ड्युअलिटी, शिव और शक्ति, लेकिन इनका मिलना, इनका अलग अलग होना नहीं। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को
कि हमें अपने एलिमेंटल नेचर को समझना है, उसके हिसाब से ऑपरेट करना है ताकि हम सतह में जाए फिजिकल लेवल पे, और प्लस एक बड़े पिक्चर को समझते हुए इस घटना ये घटना हमारे जीवन में कैसे घटेगी, ताकि जो कर्मा हमारा पास्ट लाइफ कर्मा जो एक्यूमुलेट है उसको हम बर्न करना शुरू। और देखिए इसीलिए क्रिया योग क्रिया योग को कहा जाता है कि एरोप्लेन मोड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही क्रिया योग में उसी कर्मा को आप बर्न करना शुरू कर देते हैं, आप शिव की पेरीफेरी में उसमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। वी एज एन इंडिविजुअल हमें दोनों चीजों को लेके चलना है। जब हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, जब इस पेरीफेरी में आप ऑपरेट करते हैं, आप माया के बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, आप सतह में जाना शुरू करते हैं। शिव का शक्ति से मिलन बहुत अच्छे से होने लगता है। आपका हार्ट चक्रा, जब आप सतह में होते हैं आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, आप कंटेंट होते हैं, आप हैप्पी होते हैं। तो शिव का शक्ति से मिलन बहुत अच्छे से होता है। बट एट द सेम टाइम इस चीज को भी समझना है ताकि जो संचित कर्मा है वो भी बर्न हो सके, और फाइनल फिजिकल लेवल पे भी आपके एफर्ट कम हो जाएंगे, आपके रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे, और अल्टीमेट जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई क्या? एक बार चैट बॉक्स में अपनी बात बताइए। ठीक है, एक लास्ट चीज है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका। ठीक है, जैसे जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, अगर हम फिजिकल लेवल पे और भी अगर इसको हम यूज करना चाहें, देखिए अपना एलिमेंटल नेचर अगर आप पहचान सकते हैं तो उसको आप अच्छे से जी सकते हैं, नंबर वन। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि सांख्य दर्शन जो है उसी से सारी चीजें निकली हुई हैं, तो आयुर्वेदा भी उसी से निकला हुआ है। वात, कफ और पित्त। अगर आप एयर वाले हैं तो वात वाले हैं, अगर आप वाटर वाले हैं तो कफ वाले हैं, और अगर आप फायर वाले हैं तो पित्त वाले हैं। तो जैसे ही आपको अपना एलिमेंटल नेचर पता चला, आपको अपना वात का अपनी प्रकृति या त्रिदोष जिसको आप कह सकते हैं वो पता चल गया, तो आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल उस तरीके का हो जाएगा। तो अब आप फिजिकल लेवल पे आप स्वस्थ जीवन भी जीना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर हम मैरिज की बात करें तो एयर क्या करता है, वाटर क्या करता है, साइकिल ऑफ क्रिएशन से अगर हम देखेंगे, वाटर क्या करता है, एयर को सपोर्ट करता है। एयर क्या करता है, फायर को सपोर्ट करता है। फायर क्या करता है, वाटर को सपोर्ट करता है। तो अगर वाटर वाले की शादी अगर एयर के साथ हो जाए, या एयर वाले की शादी अगर वाटर के साथ हो जाए, तो वो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। अगर फायर वाले की शादी अगर एयर के साथ हो जाए तो वो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। अगर फायर वाले की शादी वाटर के साथ हो जाए तो वो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। प्लस वाटर वाला जब भी कोई बात कहेगा तो वो एयर वाले को समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसको बढ़ा रहा है। अगर फायर वाला वही बात कहेगा एयर वाले को तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अब एज अ आप एक सिस्टम बना सकते हैं, जैसे आप घर में करते हैं ना, कि लड़का है तो पापा से डायरेक्टली नहीं बोलता, वो मम्मी को बोलेगा, मम्मी जाके पापा को बोलती है। ठीक क्यों? एलिमेंटल नेचर से निकल के आ रही चीजें। प्लस किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के लिए एयर का, फायर का, वाटर का होना, साथ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप दो लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप एयर और फायर वाले हैं, एक पार्टनर एयर का है, एक पार्टनर फायर का है। अगर आप ये समझ सकते हैं तो आपको पता है कि आपका वाटर जो है ये मिसिंग है। तो जब आप नई हायरिंग कर रहे हैं तो आप वाटर वालों को हायर करेंगे। जब आप वाटर वालों को हायर करेंगे, तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी, तो फिर क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस और अर्थ तो बड़ हाई है वहां पे। तो जब आप कोई बिजनेसेस रन कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में फेलियर मिल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज एनालाइज कि भाई
मैं कौन हूं? मान लीजिए मैं एयर वाला हूं, अगर मुझे कोई बिजनेस रन करना है तो मुझे फायर और वाटर चाहिए। अगर फायर और वाटर नहीं है तो मेरा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जैसे ही फायर और वाटर वाला मेरे साथ जुड़ेगा, अब तीनों चीजें आ गई वहां पे, अब क्रिएशन कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? ये इसका प्रैक्टिकल, मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं, बट ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इट इन टू डे वर्ल्ड। मैंने कहा ना, ये स्पिरिचुअलिटी की क्लास नहीं है। वो मोक्ष की घटना जब घटनी होगी, घट जाएगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया 2 दिन का सेशन। आई होप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, मतलब इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज थोड़ा कठिन भी विषय है। कोशिश की मैंने कि किस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड सी चीज को सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर एक बार समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। आई होप कि इसको आप लेके जो है अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चेंज, मतलब 2 दिन के सेशन में आपके पर्सपेक्टिव, जीवन जीने का जो पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल बदलना चाहिए। सर 2 दिन के अंदर आपने साल भर का नॉलेज दे दिया, लेकिन मन नहीं भर रहा है। ऐसे लग रहा है कि थोड़ा और सुना जाए आपको। मतलब हमारे सेशंस होते हैं आधे घंटे के, पौन घंटे के, सवा घंटे के। आप यहाँ 1.5 घंटे से बोले जा रहे हैं, कल भी 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा आपने लिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी बोलते जाइए सर आप। आनंद आ रहा है बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सर बढ़िया। मैं तो थोड़ा आधा इधर काम भी कर रहा हूँ, आधा ये भी कर रहा हूँ, लेकिन सुनते सुनते ही ऐसे आ रहा है कि बस अगर यही क्लास 5-6 घंटे की हो तो आनंद अलग ही आ जाए सर। सर हमने कल वाला ऑफर ही कंटिन्यू किया है, जो कल लोगों ठीक। ने मिस किया है अगर, तो वही हम ऑफर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार के लिए फर्स्ट टाइम हम लॉन्च कर रहे हैं। अगली बार से इसकी फीस जो रहेगी वो 51,000 ही रहेगी। और ये पहले तो कहीं आपको मिलेगा नहीं। अगर मिलता भी है तो बहुत कम दिनों का होता है। ये 3 से 4 महीने का कोर्स चलेगा, हफ्ते में 3 दिन चलेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 5 बजे का। 3rd ऑफ जनवरी से ये चलेगा, स्टार्ट होगा। और क्लासेस एस आपको पता ही है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा चलती ही है। पेमेंट के लिए सेम नंबर है, सेम नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। और 23,000 जो हमारी फीस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए ही है जो इस वाले बैच में ज्वाइन होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की आपको सुविधा दी है, वो 1 साल तक दी है, 1 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग डेट जो भी होगी 3rd ऑफ जनवरी से अगली 3rd ऑफ जनवरी तक। तो आप सब लोगों का इसमें स्वागत है। और 3-4 महीने की क्लास है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको ऐप पे मिलते ही हैं, वो आपको मिलेंगे ही। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास है सर। इसमें जो कुछ लोग अगर नए जुड़े हों तो क्या क्या सीखेंगे, एक बार बता देंगे वापस? वैसे हाँ, मैं कल क्विकली। के सेशन में हमने बताया है, कल के सेशन का लिंक हमने दिया है। अगर किसी का प्राइवेट आ रहा है तो एक दूसरा लिंक हमने वापस शेयर किया, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके या आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। जी सर प्लीज़। ठीक है, 2 मिनट लेके ये बता देता हूँ मैं। जी जी सर। ठीक। तो बेसिकली कैसा है ना कि आप इसमें देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और बहुत डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सनातन फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, शिव सूत्र एंड 36 एलिमेंट ऑफ क्रिएशन और अंडरस्टैंडिंग और प्रकृति, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गोल की बात होती है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं समझते हैं तो फिर आप यहाँ वहाँ भटकते हैं। आपको लगता है कि मेडिटेशन में बैठूंगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड अच्छा होगा, फिजिकल काम करूंगा तो फिजिकल वर्ल्ड अच्छा होगा। नहीं, एक ही रास्ता है, एक ही गोल है। आपको ये समझ में आया होगा, शिव की पेरी फेरी और विष्णु की पेरी फेरी से आप वो चीज़ समझ पाए होंगे, ठीक है। 4 स्टेट, 4 आश्रम, 7 चक्रा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन किया, थोड़ा कम समय था, जल्दी में किया। जब यहाँ पे आप आएंगे तो वो सारी टेक्निकलिटीज जो है बहुत अच्छे से पहले डिटेल में एक्सप्लेन, क्योंकि ये पहले आपका फाउंडेशन बनाया जाएगा, तब जाके ये नॉलेज आपके ऊपर, मतलब आपको शेयर करना शुरू किया जाएगा। 4 युग मेजर टेक्स्ट, ठीक है। षड दर्शन पे फिर द्वैत, अद्वैत, शिव सूत्र, ये सारी चीजों के बारे में बात होगी। सांख्य दर्शन क्या है,
ड्यूअलिज्म क्या होता है, क्यों मैटर करता है डेली लाइफ में, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है, वाई कॉज एंड इफेक्ट मैटर्स, कर्मा, संस्कार एंड मोक्ष, प्रकृति, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड प्रकृति, त्रिगुणा, त्रिगुणात्मिक पुरुषा, पुरुष के बारे में अब जैसे हम लोग बहुत लिमिटेड डिस्कशन किया है, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। प्लुरैलिटी ऑफ पुरुषा, क्या एक ही पुरुष है, मल्टीपल पुरुष है क्या नहीं है, वो भी, क्योंकि अब पुरुष की जब मैं बात कर रहा हूं तो परम शिव की भी बात कर रहा हूं, फिर पुरुष मेरे अंदर भी है, तो अब ये कंफ्यूजन रहेगा कि प्लुरैलिटी है एक ही है, कैसे समझे क्या करे, तो उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड फिर बाकी के जो इवॉल्यूट्स है, महत हो गया, अहंकार हो गया, तीन गुण हो गए, सात्विक, तामसिक और राजसिक, क्यों मैटर करता है ये, कर्म और सांख्य दर्शन कैसे हम देखेंगे, गॉड इन सांख्य दर्शन क्या, अब इतना जब उन्होंने बोल दिया कि पुरुष ही सब कुछ है, तो भगवान को वो मानते कि नहीं मानते सांख्य दर्शन वाले, क्या उनका पर्सपेक्टिव रहेगा, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ लिबरेशन, अद्वैत वेदांत। तो अब इसके बाद अद्वैत पे थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि द्वैत अद्वैत आपको क्लियर, बिकॉज दिस आर फाउंडेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कशन होगा। फिर हम लोग आएंगे शिव सूत्र में, जहां पे प्रत्यभिज्ञ दर्शन, जो हम लोग थोड़ा सा आज देखा, उसके बारे में बात करेंगे, जो 36 उसके इवॉल्यूट्स हैं, एक एक इवॉल्यूट को, शिव को लेंगे उसके बारे में, शक्ति को लेंगे उसके बारे में, सदाशिव, इस तरीके से जितने भी इवॉल्यूट्स बने हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। हमारा अप्रोच क्या है, थोड़ा मैंने ग्लिम्स दिया यहाँ पे कि हमारा अपना अप्रोच कैसा रहने वाला है। हम द्वैत को भी मानते हैं, हम अद्वैत को भी मानते हैं, हम सांख्य को भी मानते हैं। बेसिकली शिव सूत्र ने क्या किया, वो सारा का सारा रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसने द्वैत को भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने अद्वैत को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कलयुग में लिखा गया शिव सूत्र। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए अद्वैत को मानना, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह दूं कि ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं, उससे मेरा कैसे भला होने वाला है। बट एट द सेम टाइम फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब सांख्य दर्शन कहता है कि भैया ये जो प्रकृति है इससे अपने आप को डिसएसोसिएट करो, वो डिसएसोसिएशन भी मुश्किल है क्योंकि चेतना का स्तर और गिर गया है। तो फिर शिव सूत्र ने क्या रास्ता दिया कि नहीं, ये जो प्रकृति बनी है ये तो शक्ति का ही रूप है, तो इससे डिसएसोसिएशन नहीं, इससे प्रेम करने की जरूरत है, और जब इससे प्रेम करोगे तो शिव और शक्ति आपस में मिलेंगी, और जब मिलेंगे तो मोक्ष मिलेगा, अलग अलग नहीं सोचना है उनको। तो वो अप्रोच के बारे में बात होगी। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, स्वर योग के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी। आ, पंचकोश बहुत अच्छा कंसेप्ट है, शिव शक्ति पंचकोश और फोर युग से क्या रिलेशन है, जितने हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हैं उनका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक स्पेसिफिक समय पे कोई फेस्टिवल आता है उसका क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग प्रकृति एंड प्रवृत्ति एंड इट्स रोल इन लाइफ, द ओरिजिन ऑफ वर्णा, जैसे आप लोगों ने देखा ना, जो हम लोगों ने संस्कार से लेके पूरा वो क्या कहते हैं मोक्ष तक का एक एरो एरो में समझा उन चीजों को, उसमें वर्ण और उसमें स्वकर्म, ये बाकी की चीजें भी उसमें ऐड हो जाएंगी, मैंने उसको हटा दिया था ताकि मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन उसी प्रोसेस को और डिटेल में, ये जो चार वर्ण बने हैं उनका क्या पर्पज है, क्षत्रिय है तो उसका क्या पर्पज है, उस तरीके से वो पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा। शिव शक्ति प्योर एलिमेंट, पुरुष प्रकृति, तो अब ये सारे जो वो 36 एलिमेंट हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे जो है शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है, अब यहाँ से ट्रेड्स ऑफ सात्विक, राजसिक एंड तामसिक पर्सन, यहाँ से अब हम इंडिविजुअल लेवल पे आएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आप सात्विक हैं, आप राजसिक हैं, कि आप तामसिक हैं, आपके अंदर एनर्जी लेवल पे किसका कॉम्पोजिशन कैसा है। इसके साथ साथ आप अपने एलिमेंटल नेचर को जो है, मैंने कहा ना कि 6 एलिमेंटल प्रवृत्ति होती है, तो आप कौन से, आप एयर फायर वाले हैं, फायर एयर वाले हैं, एयर वाटर वाले हैं, वाटर एयर वाले हैं, क्या है आप, 6 एलिमेंटल प्रवृत्ति है, इसीलिए षड दर्शन 6 तरीके से ही दुनिया को देखा जा सकता है। और इसी में जैसे बच्चे का एलिमेंटल नेचर आप कैसे पता कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, हर प्लेनेट का एलिमेंटल नेचर क्या है, मैरिज को लेके कैसे आप सोचेंगे, दशा, महादशा और अंतरदशा में ये जो एलिमेंट एलिमेंट है ये कैसे काम करता है, 3 लेवल की जो एनालिसिस है, सामने वाले को अगर पहचानना है कि फायर वाला है, एयर वाला है, वाटर वाला है,
कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, ये समझ गया, लेकिन सामने वाले की बात को सुन के उसकी बातों को पकड़ के मैं कैसे पहचानूं कि कैसे हम एलिमेंटल नेचर, मैंने क्लास में जैसे शिव शक्ति क्लास में आपको बोला था कि महारानी जो टीवी सीरीज है उसको देखिए, तो उसको देखेंगे, उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक कैरेक्टर कौन से एलिमेंटल नेचर का है, वहां से अपनी वो समझ डेवलप करेंगे, ताकि कल को जब हम रियल वर्ल्ड में ऑपरेट करें तो हमको पता है, उसको देखते ही उसके हाव भाव से हम समझ गए कि ये बंदा फायर वाला है। जब फायर वाला है तो उससे स्पेसिफिक तरीके से आप बात करेंगे, एयर वाला है स्पेसिफिक तरीके से आप बात करेंगे। तो ये सारी चीजें प्लस क्या हम फॉलो करें कि मेरा एलिमेंटल नेचर और स्ट्रांग होता चला जाए, जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा, फिर मेरे लिए उतना मैं अपनी प्रकृति, मूल प्रकृति में स्टैब्लिश होऊंगा, उतना अच्छा मुझे आउटकम आएगा। इसके साथ साथ जो है, वास्तु को यूज करके कैसे अपने एलिमेंटल नेचर को अच्छा कर सकते हैं, स्वर विज्ञान को यूज करके, आयुर्वेदा को यूज करके अपने एलिमेंटल नेचर को कैसे अच्छा करते हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत डिटेल कोर्स है, बहुत ही अलग तरीके का नॉलेज है। आ, ऐसा ना तो कोर्स है अभी तक, तो नहीं है, आगे आया तो वो अलग की बात है। यस, इट इज इंक्लूडेड इन शिव शक्ति कोर्स। जो नया बैच आ रहा है वो शिव शक्ति में ही स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं आप शिव शक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने शिव शक्ति, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था स्वर विज्ञान के टाइम पे, उनकी जर्नी जो है 3 जनवरी से इस सांख्य दर्शन के कोर्स के माध्यम से शुरू होगी, और बहुत मजा आने वाला है। मतलब ये ऐसा कोर्स है जहाँ पे धीरे 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 करके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और बहुत सारी, मतलब नॉलेज जो है ना, 2 दिन में आपने देखा होगा, 2 दिन में बहुत खजाना मिला है। अगर आप उसको समझ पाए, अगर अप्रिशिएट कर पाए, तो ये 2 दिन में ही सालों की नॉलेज जो है, आप साल भर कोई किताबें पढ़ेंगे तब भी आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन में शेयर कर दिया। ट्रू सर, वेरी ट्रू। मैं कह रहा हूँ ना सर कि ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में पूरी दुनिया मिल गई है। तो ये 4 महीने अगर ये साथ में निकाल लिए तो क्या होने वाला है? मतलब ये तो जादू यस। ही हो जाने वाला है। और एक एक चीज जो सर आप बता रहे थे कोर्स कंटेंट में, लोग अलग अलग कोर्सेज करके, जैसे चक्रा है तो उसका कोर्स अलग है, कोई नाड़ियों के बारे में बता रहा है तो उसका कोर्स अलग है, कोई किसी चीज के बारे में, तो उसका सब ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कोर्सेज करके ही 5-5, 10-10 हजार लिए जा रहे हैं। तो ये 23 हजार रुपये में 4 महीने का कोर्स तो अल्टीमेट होने वाला है सर। तो एक बार पेमेंट डिटेल का मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी को। ठीक। ठीक। आप सब लोग 9675176666 पर पेमेंट कर सकते हैं, स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी मोड से करें, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, कहीं से भी करें। पेमेंट की स्लिप 7665559566 पे जरूर शेयर करें। और जिन्होंने कल एडमिशन लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम और कर सकते हैं, 23 हजार रुपये का कोर्स है, आप 5 हजार रुपये देकर सीट को रिजर्व कर सकते हैं और 3rd ऑफ जनवरी को रेस्ट पेमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मनीष सर आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संडे को भी टाइम निकाला। जी सर। यस यस, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग समय निकाल के सब लोग आए। आई होप कि जो 2 घंटा हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया है वो वैल्यू एडेड रहा। लीजिए इस नॉलेज को, लिमिटेड उसमें मत फंसे रहिए। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अपने ओवरऑल पर्सपेक्टिव को बड़ा करिए। और सबसे बड़ी चीज जो आप एक चीज लेके जा सकते हैं वो ये लेके जा सकते हैं कि इन टेक्स्ट को मॉक मत करिए, ठीक है? ये दर्शन है, ये हमारे और आपकी समझ से अगर परे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुपरफिशियल है। हमारे और आपके समझ से परे है, इसका मतलब है कि जो लिख के चला गया वो हमारे आप से ज्यादा इवॉल्व था। तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है, हमें इसको ये कह के कि ये सब सुपरफिशियल है, ये बेकार है, उस नेगेटिव अपने अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने टेक्स्ट को मॉक करना बंद करिए। अप्रिशिएट करना शुरू करिए कि हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले इतने इवॉल्व थे कि ऐसी चीजें लिख के चले गए, और हम इतने लकी हैं कि हमें उसका एक्सेस मिल रहा है। ठीक है? ठीक है जितने भी बेटा। मास्टर ऑफ स्वर विज्ञान वाले हैं वो अगर शिव शक्ति कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7665559556। जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनका धन्यवाद।
और जो आप पेमेंट करने वाले हैं उनका धन्यवाद। और जो न्यू है वो सब लोग शिव शक्ति में भी एडमिशन ले सकते हैं, और सांख्य दर्शन में तो लीजिए ही लीजिए। अगर शिव शक्ति में लेंगे तो ये उसी का पार्ट रहेगा, तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन सभी लोगों का जो अंत तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। राधे राधे थैंक टू यू। थैंक यू ऑल। सर। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर। थैंक यू, राधे राधे, राधे जय राधे। श्री राम राम। सर जी, राम राधे राम। राधे। थैंक यू। राधे